एक बार गिरे तो क्या हुआ, दूसरा बार उठेंगे। दूसरा बार गिरे तो क्या हुआ, तीसरा बार उठे। हारा तो वही जो लड़ा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नई जज्बे के साथ। तो फिलहाल मैं छत पे, क्योंकि अभी मैं नहाई थी तो कपड़ा धोई थी, तो वही घाटने आई थी। तो देखिए यहाँ पे कुछ नज़ारे हमारे फूलों के, सारे फूल एक एक आप लोगों के लिए। देखिए, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, और आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, योग करें, निरोग रहें। तो फिलहाल मैं छत पे, क्योंकि मुझे कपड़े काटने थे, और अभी जस्ट में मतलब नहा वहा के पूजा वूजा करके जस्ट अभी छत पे आई। तो अभी फिलहाल आज मैं शायद आपको मतलब बिलीव ना हो, बट फिर भी चलो बता देती हूँ कि आज मेरा पहले ही 2-3 घंटा पढ़ाई हो चुका है, जो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ पढ़ाई दिखाऊँ, तो हमेशा मैं अदर एक्टिविटी दिखाती हूँ, पढ़ाई बहुत कम दिखाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये यूपीएससी का तैयारी कर रही है या ब्लॉगिंग कर रही है, तो मैं दोनों कर रही हूँ, यूपीएससी विथ ब्लॉगिंग। अगर कोई इंसान 8 घंटा जॉब करके वो आईएएस बन सकता है, तो मैं ब्लॉगिंग करके आईएएस क्यों नहीं बन सकती? 5-5 मिनट बीच में टाइम निकाल के ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर सकती? जो इंसान 8-8 घंटा काम करता है, ड्यूटी पे है, फिर भी वो पढ़ के आईएएस बन रहा है, तो मैं क्यों नहीं बनूंगी? मैं भी ज़रूर बनूंगी। तो चलिए, ये कुछ लोगों का इनडायरेक्ट जवाब था। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलूँगी नीचे। मैं अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले, सुबह का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुड नाइट का माहौल दिखाना चाहती हूँ। देख सकते हैं अभी दिन है, लेकिन सब सोए हुए हैं घर पे, ओनली मेरे अलावा। देखिए, आज मनु आए हुए घर पे, तो सभी लोग निंद्रासन में। फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होता है, और अभी मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स, और उसमें भी पढ़ रही थी टैक्स के बारे में। तो मैं आपको टैक्स के बारे में बता दूं कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? जो टैक्स हमारे ऊपर डायरेक्ट लगा हो, मतलब कोई टैक्स है, वो टैक्स मेरे ऊपर लगा और वो टैक्स मैं अपने हाथों से वो टैक्स दे रही हूँ, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कोई टैक्स मेरे ऊपर लगा बट मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं उसमें टैक्स भी दे रही हूँ। सपोज आप 5 रुपये का लेस खरीदे, उस लेस में आपको 5 रुपये तो लगे, लेकिन आपको पता चला कि आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उस लेस में भी आप टैक्स दे रहे हैं, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो वो टैक्स हम नहीं देते, वो इनडायरेक्ट कॉर्पोरेट वगैरह देते हैं, कंपनियां देती हैं मेरे थ्रू, हमारे थ्रू, तो इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो फिलहाल मैं यही पढ़ रही थी, तो सोची चलो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होता है, और चलिए मैं आपको मिलूँगी आगे। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, और सो के उठने के बाद मुझे कुछ ऐसा माहौल देखने को मिला, तो मुझे फटाफट से, देख सकते हैं, मुझे फटाफट से छत पर आना पड़ा, क्योंकि मैं कपड़ा भी घाट रखी थी, तो मुझे कपड़े भी उठाने थे। तो मैं देखिए उठा भी दी हूँ, तो फटाफट से छत पे आ गई। तो सोची चलो वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ रुकने का ज़्यादा समय तो है नहीं, तो चलिए नीचे चलते हैं, बिकॉज मुझे पढ़ाई भी करनी है। फाइनली यहाँ मेरा हिंदी ऑप्शनल का क्लास समाप्त होता है, और अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रही थी जायसी के बारे में, और उनके द्वारा लिखी गई पद्मावत के बारे में। तो मुझे जायसी की रचनाएं और पद्मावत से मुझे एक चीज़ जानने को मिला कि जायसी एक इतने महान रचनाकार थे, जिनके बारे में लोगों को 400 सालों तक पता ही नहीं था कि जायसी कोई है भी। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी रचना लिखी, तो उनमें जायसी को भी जगह दी। तो रामचंद्र शुक्ल जी के माध्यम से ही जायसी के बारे में पता चला। तो जायसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जायसी इतने महान रचनाकार थे कि जो आम रचनाकारों ने जहां प्रेम की आंसू की धारा लिखी, वही जायसी का रचना प्रेम का आंखों का लहू धारा लिखा गया। मतलब कि उन्होंने आंसू की जगह पे लहू का प्रयोग किया, जो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित लगा।
तो चलिए, यहाँ मेरा आज का क्लास हिंदी ऑप्शनल का समाप्त होता है और अभी मैं आंसर राइटिंग करने वाली हूँ। बट मैं आंसर राइटिंग करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, वो है डेली बेसिस पे रिवीजन। क्योंकि जितने भी यूपीएससी स्टूडेंट हैं उनमें एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि डेली बेसिस पे रिवीजन हम कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों में तो ये होता है कि एक दिन में 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास ऐसे कर लेते हैं, बट रही बात रिवीजन की तो रिवीजन 0 होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी भूल है, ये गलती पहले मैं भी करती थी, उसे फेस करके रियलाइज करके मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो हमें क्या करने हैं कि जब भी हम पिछले दिन का जो टॉपिक पढ़े होते हैं और जब अगला दिन आता है, तो जब भी हम टेबल पे आते हैं तो टेबल पे बैठने के साथ ही कल का पढ़ा हुआ टॉपिक सारे आज मुझे रिवीजन करने हैं। आप सभी को सारा टॉपिक रिवीजन कर लेने हैं एक बार। उसके बाद जब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है और वो टॉपिक समाप्त होता है, क्लास समाप्त होता है या लेक्चर समाप्त होता है, तो लेक्चर समाप्त होने के तुरंत बाद हमें रिवीजन कर लेने हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड रिवीजन। और तीसरा है सोने से पहले। अगर हम सोने जा रहे हैं उसके पहले सारा रिवीजन आधा घंटा 1 घंटा जितना भी टाइम लगे, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ के रिवीजन कर लेने हैं। तो इससे हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हमें लगेगा हाँ हमें सब कुछ याद है। और डेली बेसिस पे हमें ऐसे ही रिवीजन करने हैं, ताकि ऐसा नहीं कि हमें रटने हैं, ऐसा नहीं है कि 1928 में जन्म हुआ, 1938 में मृत्यु हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाने। अगर आप एवरीडे पिछले दिन का रिवीजन करते जाइएगा ना, तो वैसे भी आपको ऑलरेडी दिमाग में आते जाएगा। तो इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे टिप्स अपना सकते हैं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से रिवीजन करके अपने दिमाग में याद कर सकते हैं। आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो ये कुछ हमारा छोटा सा टिप्स था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट हाँ ये आपको बहुत आगे आपके लिए कारगर साबित होगा। अभी ये नॉर्मल लग रहा होगा सुनने में, बट आपके लिए आगे ये बहुत बड़ा फायदेमंद है। तो हो सके तो आप इस टाइप में रिवीजन करें। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। तो मैं यही सोची, मतलब मैं ऐसे कर रही थी तो सोची चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा छत पे। मीठू कहाँ है? अच्छा, आज उसको बंद रखें। तो चलिए छत पे चलते हैं। आज बादल किए हुए, इधर 2-3 दिनों से मौसम थोड़ा अच्छा किए हुए है, मतलब वर्षा वाला मौसम किए हुए है। अब पता नहीं फिर से धूप करेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है छत पे। तो मैं छत पे आ चुकी हूँ, देख सकते हैं इधर की नज़ारे, सुहाने सुहाने मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं। वाह, ये तो एक रचना बन गई। क्या करूँ भाई, हिंदी ऑनर्स की विद्यार्थियों का यही होता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी ऑनर्स का मतलब जो भी विद्यार्थी होते हैं ना, उनमें मतलब वो अलग तरीके से सोचते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। उनमें परंपराओं के प्रति, अपनी सभ्यताओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा जागरूकता होती है, क्योंकि हिंदी ऑनर्स में वही सब पढ़ा ही जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं हिंदी ऑप्शनल का क्लास करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।